नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद जी के फटे जूते पाठ पढ़ा था। वह पाठ अभी हमारा बचता है, तो उस पाठ को हम आज पूरा करेंगे। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा जूता देखता हूँ कि मैं फट गया, लेकिन यह जूता मेरी जनता के लेखक कैसे फट गया। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। वो कहते हैं कि जैसे मान लो बनिए से कोई सामान लिया है, तो वह उससे पैसे के लिए कहता है, तो उससे बचने के लिए आपने मील 2 मील के चक्कर फालतू लगाए हैं, जिससे ये जूते फट गए। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं। फिर कहते हैं लेखक, चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। कुंभन दास जो है एक कृष्ण जी के भक्त हैं, जो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। तो एक बार अकबर ने उसको फतेहपुर सिकरी बुलाया, तो उसको वह वहाँ जाने आने में वह जूता उसका घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसे उस बात का बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। वो कहते हैं कि आते जाते पन्हैया यानी कि जूता घिस गया, बिसर गयो हरि नाम, और भगवान की भक्ति भी भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परई सलाम। वो कहते हैं कि ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कही गई ये बात है, जैसे जो लोग भक्ति करने में भी दिखावा करते हैं, उन लोगों के लिए, जैसे किसी को भोजन के लिए बुला लें, या किसी को दान दक्षिणा दिखावे के लिए करें कि हम भगवान के बहुत भक्त हैं। तो इस तरह से उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख होता है, और उन्हीं लोगों को हमें भी सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। फिर लेखक सोचते हैं कि और प्रेमचंद जी से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा जूता किस तरह से फट गया। जूता चलने से तो फटता नहीं है, घिस जाता है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो लेखक जो है वो प्रेमचंद को इस तरह से कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मारी है। यानी यहाँ सख्त चीज़ का अभिप्राय है, जैसे समाज में अनेक जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको जो बहुत सदियों से चली आ रही हैं, बहुत समय से चली आ रही हैं, और जो समाज में बुरी तरह से फैल गई हैं, उन बुराइयों को शायद तुमने ठोकर मार मार कर उन बुराइयों को दूर करने के लिए तुमने अपनी ये हालत बना ली है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो कोई ऐसी समाज की बुराई तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई, जिस पर तुमने ये अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ते हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। वो कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी था कि तुम उन बुराइयों से सामना करते, तुम उनसे बचकर भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो उन बुराइयों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ते हैं। वो कहते हैं सभी नदियाँ पहाड़ फोड़ के
थोड़ी निकलती हैं, कोई कोई रास्ता घूमकर भीड़ चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी यही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी प्रेमचंद जी के उपन्यास का एक पात्र है, उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि इसी तरह से तुम्हें भी वही कमजोरी ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, यानी कि नियम और धर्म को का पालन करने वाली। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी कि उस उपन्यास में भी इस तरह से ही नियम और धर्म उसकी जंजीर बन गई थी, उसकी मतलब उसको जकड़ लिया था। मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे वह नियम और धर्म जो है वो उनका बंधन, उनको जकड़ा नहीं बल्कि उनको मुक्ति दिला रहा था। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जिन बुराइयों को समाज की जो भी बुराइयां हैं उन जिनको तुम घृणित यानी कि जिनको तुम बहुत अच्छे से नहीं देखते, उनको हाथ नहीं बल्कि पाँव से इशारा करते हो। उसकी तरफ पाँव, हाथ नहीं पाँव से ही इशारा कर रहे हैं। इस जूते से वो जो उंगली है बाहर दिख रही है, वो ऐसा उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि तुम्हारी जो उंगली है जो जूते को फट जाने से बाहर निकल रही है, उसकी तरफ उस उंगली का इशारा भी मैं समझता हूँ, और जो तुम्हारा ये कटाक्ष है, उस कटाक्ष भरी जो मुस्कान है वह भी मुझे समझ आ रही है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रही हो, पर उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम उन लोगों पर हंस रहे हो कि जो लोग अपने दिखावे के लिए, यानी कि जैसे लोग क्या कहेंगे और इन सभी बातों से डर कर अपनी बातों को छिपा कर समाज से, और वो उंगलियों को तो सुरक्षित रखते हैं लेकिन वो अपने पैर के जूते के जो तलवा है उसको घिसा देते हैं, जिससे पैर को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जो उनके व्यक्तित्व को ठेस लगती है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा हूँ, मगर तुम उंगली को ढांकने के चक्कर में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो वो कहते हैं कि मैंने तो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मैं तो उनसे लड़कर और उनको अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ चलता रहा, और मैंने जूते की उंगली यानी कि समाज की जो बुराइयां हैं उससे मैं संघर्ष करता हुआ अपने जीवन में चलता रहा, लेकिन मैंने अपना व्यक्तित्व है जो वो बचा कर रखा। लेकिन तुम सभी जो अपनी उंगली को ढकने के चक्कर में, यानी कि उंगली को ढकने के चक्कर में, लेकिन अपने तलवे का यानी कि अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर लिया है। तो वो कहता है कि जब इंसान का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है तो वह जीवन में कैसे चल पाएगा। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो अंत में जो लेखक हैं वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी सभी बातों को समझता हूँ, उंगली का इशारा भी मुझे समझ में आ रहा है, और तुम्हारी जो कटाक्ष मुस्कान है वह भी मुझे भली भांति समझ आ रही है। तो ये था आपका पाठ, और अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। ये हैं आपके शब्दार्थ
इनको याद करना है आपको और नोटबुक में भी लिखना है। अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रश्न 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर, प्रेमचंद बहुमुखी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका जीवन सीधा साधा और सरल था। बनावट से वे कोसों दूर थे, यानी कि वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वे स्वाभिमानी थे, कभी किसी से कुछ मांग कर उसका दिखावा नहीं करते थे। वे धन को अधिक महत्व नहीं देते थे। उनका लेखन भी समाज केंद्रित था। उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं था, यानी कि वो जैसे थे वैसे ही दिखते थे। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। क्या, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। इसका आंसर है सही। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, तो आपको ये लाइन आपने पढ़ी होगी, पढ़ना आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। खैर, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। सही। गै, तुम्हारा यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। गलत। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका उत्तर है, सदा से ही जूते की कीमत ज़्यादा रही है। शक्तिशाली व्यक्ति सदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे सामान्य लोगों के मान सम्मान को पैरों से कुचल देते हैं। जो ठोकर मारना जानते हैं, टोपी वाले उसके सामने झुकते हैं। अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न कर शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। प्रश्न 6 है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका उत्तर है, वर्तमान समय में अपने अवगुणों पर पर्दा डालना आवश्यक हो गया है। लोग अपनी कमियों और अवगुणों को छिपाते हैं, इसलिए सामान्य लोग पर्दे पर जान छिड़क रहे हैं, पर अपने छोटे छोटे गुणों को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं जानते थे, मानो वे छिपाव जैसी प्रवृत्ति जानते ही नहीं थे। जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से दिखाई देते थे। अब है प्रश्न ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते रहो। इसका है, प्रस्तुत पंक्तियां, यानी कि जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें प्रेमचंद ने अपने मनोभावों को उजागर किया है कि वे घृणित वस्तु या व्यक्ति की तरफ अपने हाथ ही की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से ही इशारा करना उचित समझते हैं। वे सत्य कहने से नहीं डरते थे, जो पसंद नहीं आता उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो सच्चाई में विश्वास करते थे। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में लेखक के बारे में लेखक के
विचार बदलने की, प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है, यानी कि उन्होंने ऐसा सोचकर फिर क्यों दोबारा से ऐसा सोचा। उत्तर, प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, साधारण रूप से लेखक ने सांसारिक लोगों के व्यवहार को देखकर अपने विचार प्रकट किए थे। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सब से अलग है। दूसरा कारण है, प्रेमचंद आजीवन सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं व्यतीत किया। उन्होंने अपनी पोशाकें नहीं बदली, इसलिए लेखक को अपने विचार बदलने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये व्यंग पढ़ा, इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर, लेखक हरिशंकर परसाई भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का विरोध करने वाले लेखक हैं। उन्होंने अपने व्यंग लेखनों में समाज में होने वाली सभी प्रकार के शोषणों का विरोध किया है। वे लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करते हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर बड़ी सी बड़ी बात को भी अत्यंत सहजता से कह देते हैं। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? उत्तर, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग ताकतवर विरोधियों के लिए किया गया है। व्यक्ति इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं। प्रेमचंद जैसे व्यक्ति इन टीलों से बचते नहीं, बल्कि इन्हें अपने जूते की ठोकर से ध्वस्त कर अपना रास्ता बनाते हैं। अब है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिख सकते हैं। तो ये सभी अपने अपने आधार पर लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इसमें है, वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज बहुत अधिक परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में लोग बहुत सचेत हो गए हैं। वे बाहर निकलते समय अपनी वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि पहनावे के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक स्तर का पता चलता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए वे महंगे और ब्रांडेड पोशाक पहनते हैं। अपनी भारतीय पोशाक को छोड़ विदेशी पोशाकों को अधिक पहनना पसंद करते हैं। लोग अपने को अमीर और आधुनिक दिखाने के लिए अपनी वेशभूषा पर अधिक खर्च करते हैं। लोगों की वेशभूषा अपनी आर्थिक समृद्धि दिखाने का एक जरिया बन चुका है। पोशाकों को आवश्यकता की दृष्टि नहीं, बल्कि प्रदर्शन करने की दृष्टि से पहना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस पार्ट में मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, तो पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे हैं कुछ, इनको याद करना है आपको। हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना, हिम्मत तोड़ना। वाक्यों में प्रयोग आप कोई भी लिख सकते हैं। ठोकर मारना, चोट करना, उपेक्षा करना। टीला खड़ा होना, बाधाएं उत्पन्न होना, रुकावट। बाधा का अर्थ है रुकावट। पहाड़ तोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। जंजीर होना, बंधन होना। तो ये आपके प्रश्न हैं। तो इसमें प्रश्न 8 और 9 लिखना है, 7 आपको नहीं लिखना। तो ये सभी प्रश्न हैं आपके। जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो सभी लिखने हैं, और बाकी भाषा अध्ययन से मुहावरे लिखने हैं आपको, और रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न 8 लिखना है।
सभी को साथ साथ अपनी कॉपियाँ रेडी करनी है और पाठ भी साथ साथ पढ़ते रहना है।